चलो गाइस, तो फिर अब हम लोग इसको कंप्लीट करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को आगे चलते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर आप लोग जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को सिंपली याद कर लेते हैं। भाई 11th का काम हो गया, 11th में स्कूल एग्जाम्स में लिखकर आ गए, बेहतरीन फोड़ दिया, मजा आ गया, मार्क्स भी आ जाते हैं। 12th में गए, आगे पाठ, पीछे सपाट वाली सिचुएशन आ जाती है, पीछे का सब लोग भूल गए। अब क्या होता है, जैसे आज मैंने आपको पढ़ाई वुड्स रिएक्शन, भाई साहब वुड रिएक्शन की 12th में भी इंपॉर्टेंस है, और जेई और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दे दी कि इसको इससे रिएक्ट करा और एक प्रोडक्ट बना। अब वो रिएक्शन ना तो 11th में सिखाई जाएगी ना 12th में सिखाई जाएगी, वो रिएक्शन 11th में आधी और 12th में आधी सिखाई जाती है। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे अभी आप लोगों को मैंने सिखाया कोलबेज रिएक्शन। देखो अभी हम लोगों ने रिएक्शन करी कोलबेज सिंथेसिस। कोलबेज सिंथेसिस में क्या हुआ, कोलबेज सिंथेसिस में आपके स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन थे, आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी उतने कार्बन थे। लेकिन जब हमने ये वाली रिएक्शन सीखी, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जरा आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डी कार्बोक्सिलेशन? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन, एक कार्बन का कम हो जाना। देखो अब स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास में 2 कार्बन है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में 1 कार्बन है। अब हमारे बाल नोच लेता है एक इंसान, 12th का स्टूडेंट अपने बाल नोच लेता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ऐसी रिएक्शंस आ जाती हैं कि भैया तुम्हारे पास में एक स्टार्टिंग मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में क्लोरोईथेन है, क्लोरोईथेन। अब वो कह रहा है कि भाई तू क्लोरोईथेन से मेरे को मीथेन बनाकर बता। अब ऐसी कोई रिएक्शन ना 11th में है ना 12th में है। देखा कितनी खतरनाक बात बोली, हमारे यहाँ की लाइट ही चली गई, अंधेरा अंधेरा हो गया चारों तरफ। तो भाई साहब तुम्हारा करियर भी ऐसा अंधेरा हो जाएगा अगर तुम 11th की केमिकल रिएक्शन को हल्के में लोगे। तो करना क्या होता है, 11th की केमिकल रिएक्शन की मदद से आप एक रिएक्शन बिल्ड करते हो, फिर उसकी मदद से आप 12th में रिएक्शन पढ़ते हो और उसकी मदद से फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो जब आप 12th में जाओगे और जब मैं एक सीरीज वहां पर लॉन्च करूंगा हाउ टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तब आपको क्लियरिटी होगी कि 11th की इस पर्टिकुलर चैप्टर की रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपसे कहा रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में लेने की और केवल रट के चलने की गलती ना करें। चलिए सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आती है, इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर खेल रहे हैं, फील्डिंग चल रही है, अचानक से रोहित शर्मा को याद आ जाता है कि अरे मुझे तो वड़ा पाव खाना है ना। तो क्या होगा, वो वड़ा पाव खाने के लिए बाहर भागेगा। अब जब वो फील्ड के बाहर चला जाएगा तो टीम के तो 10 खिलाड़ी रह जाएंगे, फील्डिंग तो 11 को करनी है, तो उसकी जगह अंदर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर इन, रोहित शर्मा आउट। तो यहां पर क्या हुआ, जगह 11 खिलाड़ी की ही थी, तो जब एक खिलाड़ी बाहर गया तो उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी आ गया। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दैट व्हेन one or more hydrogen of alkane is substituted or we can say is replaced by NO2 group, HSO3 group or by halogen, then such reactions are called as substitution reaction.
तब ऐसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब आपके अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर अगर मैं NO2 ग्रुप जोड़ दूं तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नाइट्रेशन बोला जाता है। जब HSO3 रिप्लेस कर दे आपके अल्केन के हाइड्रोजन को और खुद उसकी जगह जुड़ जाए, ऐसी रिएक्शंस को सल्फोनेशन बोला जाता है। और जब आपके अल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस कर दे तो ऐसी रिएक्शंस को हेलोजिनेशन बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आई? ये तीनों की तीनों रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन होते हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर लोअर अल्केन्स। लोअर अल्केन्स कैसे? जैसे आपका मीथेन, तो मीथेन का हाइड्रोजन हटाकर आप नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात आप लोगों को? हेलोजिनेशन सबके लिए कर सकते हो, हेलोजिनेशन आप लोग सबके लिए कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? चलिए, अब हम लोगों को यहां पर नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल हेलोजिनेशन पढ़ना होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हेलोजिनेशन पढ़ने की, धीरे धीरे सारी रिएक्शंस क्लियर होने लगेगी। तो यहां पर गाइस आप लोग ध्यान रखना, हेलोजिनेशन जो होता है, इट टेक्स प्लेस एट अ हायर टेम्परेचर समवेयर बिटवीन 553 केल्विन्स टू 773 केल्विन्स। लगभग इतने टेम्परेचर के बीच में ये वाली केमिकल रिएक्शन काम करती है। ठीक है, या तो अगर आप इतना हाई टेम्परेचर देते तो ठीक है, एक काम करो, ज्यादा इजी बना देता हूं मैं आपको, 573 से 773, 73 कॉमन, 5 और 7 का डिफरेंस, ऐसे याद कर लो। और या तो इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, सूर्य की रोशनी में भी रिएक्शन हो सकती है, या तो ये केमिकल रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में भी काम करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। क्या है बात समझ में आ रही है? एक एक करके सारी केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक्चुअली इस केमिकल रिएक्शन को जितना इजी तरीके से मैं पोर्ट्रे करूंगा, ये उतनी इजी होगी नहीं। इस केमिकल रिएक्शन को देखने के बाद आप लोगों को मैं जब इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब आपको एक और ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, लेकिन जेई नीट एस्पेक्ट से वो इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जाम वाले क्या पता स्कूल वाले इतना क्लियरली इसको करवाएंगे या इसको पूछेंगे, उनके बस की है वो रिएक्शन, गॉड नोज, लेकिन हम सीखने बैठे, हम सीखेंगे। चलिए, तो यहां पर आपके पास में मीथेन है, मीथेन के साथ में आपने क्लोरीन डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर HCl बन के बाहर भाग जाएगा, बाकी यहां पर जो CH3 बचेगा, देखो एक हाइड्रोजन चला गया तो उस हाइड्रोजन की जगह पर यहां पर कौन आ गया? क्लोरीन। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसीज थी, आपके कार्बन की यहां पर जो 4 वैलेंसी थी, जो पहले चारों हाइड्रोजन ने यहां पर सेटिस्फाई कर रखी थी, अब वहां पर 4 में से 3 हाइड्रोजन रह गए और चौथा हाइड्रोजन जो HCl बन के बाहर जा चुका था उसकी प्लेस पर अब क्लोरीन आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, ये रिएक्शन इतनी बदमाश है, ये यहां रुकती नहीं है। यहां पर CH3Cl फिर Cl2 से रिएक्ट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहां पर फिर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, एक क्लोरीन बढ़ जाता है, HCl बाहर हो जाता है। इस कंपाउंड को आप लोग जैसे मिथाइल क्लोराइड का नाम देते हो, मिथाइल क्लोराइड का नाम देते हो, आप इसे बोल सकते हैं 2,2 डाइक्लोरो मीथेन। उसके बाद अगर तुम्हारे पास में यहां पर CH2Cl2 है और अगर आप इसे क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर यह बन जाएगा CHCl3
और एक HCl बाहर हो जाएगा। देखो हर प्रोसेस में एक हाइड्रोजन कम हो रहा है। इसे या तो आप 1, इसको भी तो 1,1 डाइक्लोरो बोलेंगे ना। 2,2 कहां से आ गया, सॉरी एक ही कार्बन है ना, इसको बोलेंगे 1,1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन विच इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। ये होता है क्लोरोफॉर्म। उसके बाद भी रिएक्शन नहीं रुकेगी, जब तक इसमें एक हाइड्रोजन बचेगा तब तक आपको ये रिएक्शन करते रहना है। और अब यहां पर बन जाएगा CCl4 और HCl विच इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, विच इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों काम करेगी। ठीक है, दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल वर्क। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर हो तो मुझे बताइए। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन आता है दैट व्हाई ईथेन इज ऑब्टेन्ड, व्हाई ईथेन इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, during हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। भाई मीथेन के हेलोजिनेशन से आपको इथेन एज अ बाय प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? तो इसका जवाब हमें इसके मैकेनिज्म में ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हेलोजिनेशन कर रहे हैं हम इसका मैकेनिज्म पढ़ें। गाइस इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है हेलोजिनेशन की, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन प्रोसेस। यानी सबसे पहले क्या होता है, चेन इनिशिएट होती है, यानी केमिकल रिएक्शन की सबसे पहले यहां पर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी शुरुआत होती है। कैसे? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप मीथेन या किसी भी टाइप का अल्केन लोगे तो अगर आप कोई अल्केन ले रहे हो, जैसे मान लो आपने मीथेन ले लिया तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पाया जाता है, या अगर आपने ले लिया इथेन तो भाई साहब इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, 2 कार्बन होते हैं ना इथेन में, इथेन 2 कार्बन वाला होता है तो उसमें कार्बन कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो अल्केन के अंदर या तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड होगा या कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड होगा। तो ये जो बॉन्ड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, एज कंपेयर्ड टू Cl बॉन्ड या किसी भी हेलोजन का बॉन्ड, ठीक है, कोई परेशानी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, और वो छोटी सी बात क्या याद रखेंगे कि जो आपकी हेलोजिनेशन नाम की प्रोसेस होती है, काम करते हैं इसको यहां नहीं, इसको पीछे वाले सेक्शन में लिख लेते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि आपकी जो हेलोजिनेशन नाम की प्रोसेस होती है, इसको स्टार बनाकर सब लोग लिख लो बड़े ध्यान से। उसमें फ्लोरीन की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। इस तरीके से रिएक्टिविटी वर्क करती है हेलोजन की। अब सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? क्योंकि बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपका एक फ्लोरीन का एटम जब दूसरे फ्लोरीन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है, सब लोगों ने मेरे साथ में VACPR थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, सब लोगों को यहां पर पता है, वेरी गुड। अच्छा, क्या आप लोगों को यह बात पता है कि हमारा जो फ्लोरीन होता है यह पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन के बाद, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब क्या होता है कि ये वाला फ्लोरीन छोटे साइज वाला और ये वाला फ्लोरीन उतने ही छोटे साइज वाला, जब ये 2 फ्लोरीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा मिनिमम होती है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, बिकॉज फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, तो अब ये दोनों एटम
जब एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते तो इतने नजदीक आ जाते हैं, छोटा साइज होने की वजह से इतने नजदीक आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ये जो वैलेंस शेल के लोन पेयर्स हैं, फ्लोरीन के ये जो वैलेंस शेल के लोन पेयर हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। इनफैक्ट ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस इसको और ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस इसको रिपेल कर रहा होता है। तो ये फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ मजबूरी में टिका है। भाई फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब तुमने कहावत सुनी होगी, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, लेकिन यहां तो मजबूरी है कि एक मॉलिक्यूल में दो फ्लोरीन, यानी एक मयान में दो तलवारें हमें रखनी पड़ रही है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड वीकेस्ट होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो वीकेस्ट बॉन्ड होता है, और वीकेस्ट बॉन्ड होने की वजह से इजीली टूट जाता है। देयरफॉर वी कैन ब्रेक इट इजीली, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। और भैया जब ये इजीली ब्रेक होता है तो जब फ्लोरीन अपना फ्री रेडिकल के फॉर्म में आता है, ये दुनिया की मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज बन जाता है। ये दुनिया की मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज बन जाता है। तो अब इसके सामने अगर कोई अल्केन आ गया, ये उसकी वाट लगा देगा, उसके साथ में रिएक्शन कर डालेगा। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास में कोई अल्केन टर्शरी टाइप का है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। क्यों भाई? टर्शरी का मतलब क्या है, सब जानते हैं। यहां पर एक अल्काइल ग्रुप, यहां एक अल्काइल ग्रुप, यहां एक अल्काइल ग्रुप। अब जब तुम इस हाइड्रोजन को निकालोगे तो यहां पर जो तुम्हारा कार्बन होगा ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाएगा। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, हम लोग ऑलरेडी इस चीज को सीख चुके हैं कि जब आपके कार्बन के पीछे 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं तो ये टर्शरी टाइप का फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। याद करो, हमने अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, होमोलेसिस हेट्रोलेसिस में। पीछे जो हम लोगों ने चैप्टर किया उसमें हमने यही तो करा है, होमोलेसिस हेट्रोलेसिस में। तो हमारा टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए प्राइमरी अल्केन, सेकेंडरी अल्केन और टर्शरी अल्केन में सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी अल्केन होगा। तो टर्शरी अल्केन सबसे ज्यादा जल्दी फॉर्म होगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, इसलिए टर्शरी अल्केन बीइंग मोस्ट स्टेबल वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने यहां पर फ्री रेडिकल बनाया, देखो यहां पर मैंने अल्केन का भी फ्री रेडिकल बनाया है, यहां पर मैंने फ्लोरीन का भी फ्री रेडिकल बनाया है। तो आप यहां पर एक काम करो, तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो दैट टर्शरी अल्काइल ग्रुप देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ऐसा आप लिख सकते हो। बिकॉज आपका जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप होगा, बिकॉज हमारा जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप होगा इज सपोज टू बी मोस्ट स्टेबल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सर आप यहां पर अल्काइल ग्रुप, आप यहां पर फ्री रेडिकल की बात कर रहे हो, वैसे तो आपने यहां पर अल्काइल लिख दिया, चलो ठीक है, लेकिन सर यहां पर आप तो फ्री रेडिकल बोल रहे हो, तो यहां पर क्या रिएक्शन होमोलेसिस करेगी? हाँ, यहां पर रिएक्शन होमोलेसिस की मदद से आगे बढ़ेगी, जो अब हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या आपको इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ में आ गया? इसका मतलब फ्लोरीन नाम का हेलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी करेगा। तो सर आयोडीन क्या करेगा? भाई साहब आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ये पॉइंट भी पहले स्टार बनाकर कहीं पर लिख लो, दैट आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू अदर हेलोजन्स, एज कंपेयर्ड टू अदर हेलोजन्स, दूसरे हेलोजन्स के मुकाबले ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, एंड इसकी रिएक्शन भी स्लोवेस्ट होगी, रिएक्शन होगी, और स्लोवेस्ट के साथ साथ रिवर्सिबल भी होगी। भाई साहब करेला नीम चढ़ा, करेला कड़वा और नीम से भी ज्यादा कड़वा, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो सर क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास में यहां पर मीथेन है, आपने मीथेन का ट्रीटमेंट आयोडीन के साथ करा, तो यहां पर आप लोगों को एक तो मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन आयोडाइड मिल जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है और रिवर्सिबल है, मतलब जरा सी कंडीशन में ऊपर नीचे कुछ हुआ, जरा सी कंडीशन में कुछ गड़बड़ हुई कि ये दोनों वापस से रिएक्ट करके मीथेन और आयोडीन बना देंगे, मतलब मीथेन और आयोडीन रिएक्ट करके मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। लेकिन अगर कंडीशन में जरा सा ऊपर नीचे हुआ,
अब आपके दोनों प्रोडक्ट कंबाइन होके वापस से रिएक्टेंट बन जाएंगे। तो क्या करें? सो देयरफॉर इन सच रिएक्शन हम लोग यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड। जैसे कि कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर आप यहां पर चूज कर सकते हो? मैं यहां पर चूज कर सकता हूं HiO3 एंड HNO3 जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। HiO3 या HNO3 जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर मैं यूज कर सकता हूं। क्या होगा सर इससे? देखो, इस रिएक्शन में तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया HI। ऐसे 5 हाइड्रोजन आयोडाइड जब बन जाएंगे तब वो एक HiO3 के साथ बातचीत करने लगेंगे। जब आपके यहां पर 5 हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे तब ये HiO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। अब देखो क्या होगा, 5 और एक 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो ये वाटर बन गए। अब यहां पर 5 आयोडीन यहां बचे और एक आयोडीन यहां बचा, दो आयोडीन कंबाइन होगा तो 3I2 बन के रिएक्शन इस तरीके से वर्क कर जाएगी। अब क्योंकि ये जो तुम्हारा एक बाय प्रोडक्ट बना है ये रिएक्शन में बचेगा ही नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको वाटर और आयोडीन में तोड़ देंगे। जब ये बचेगा ही नहीं तो मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट क्या घंटा करेगा? कर ही नहीं पाएगा। और जब इसके साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या रिएक्शन बैक साइड घुस पाएगी? नहीं घुस पाएगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ? चलें आगे। चलिए, इतना समझने के बाद अब हम लोग इसके इनिशिएशन यानी कि हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ चल सकते हैं। नाउ यहां पर आप लोगों को मैकेनिज्म समझना है और मैकेनिज्म समझने के साथ साथ यह भी समझना पड़ेगा कि आपने सर यहां पर अभी प्रीवियस में बार बार फ्लोरीन का फ्री रेडिकल क्यों बनाया? आपने यहां पर हमारे अल्काइल ग्रुप का भी फ्री रेडिकल क्यों बनाया? मतलब क्या ये जो रिएक्शन मेरे सामने हो रहा है इसके अंदर होमोलेसिस हो रहा है? मतलब एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ में जब बॉन्ड तोड़ेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएंगे। जब एक कार्बन अपने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री रेडिकल बन के निकल जाएंगे? ऐसा हो रहा है क्या? सारे जवाब आपको यहां पर अभी मिल जाएंगे। तो क्योंकि यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का और कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन के या किसी भी हेलोजन हेलोजन के बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए रिएक्शन की शुरुआत आपके क्लोरीन के होमोलेसिस से होगी। यानी ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री रेडिकल बन के बाहर निकल जाएंगे। और ये फ्री रेडिकल किसकी वजह से बनेंगे? सनलाइट की वजह से। ये फ्री रेडिकल किसकी वजह से बनेंगे? सनलाइट की वजह से। ये प्रोसेस कौन सी हुई यहां पर? यहां पर आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने यहां पर होमोलेसिस होता हुआ देखा। कोई दिक्कत पहले प्रोसेस में? पहली प्रोसेस में कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी तो नहीं? चले दूसरी प्रोसेस की तरफ चले। तो अब दूसरी प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज चेन प्रोपोगेशन, यानी अब धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, प्रोपोगेट करेगी, बढ़ती चलेगी, चेन प्रोपोगेट करेगी या चेन प्रोपोगेशन। चेन, आप इसको एक काम करो, चेन प्रोपेगेशन कर लो, गेट की जगह गेशन कर दो, चेन प्रोपेगेशन। अब चेन प्रोपेगेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ, आपका मीथेन अपनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, ला 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 ला। इसके सामने आ गया तुम्हारा क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये दो रेडिकल बने ना, ये आ गया इसके सामने, हमसे रिश्ता जोड़ लो जाने मन, मजा आ जाएगा। अब ये क्लोरीन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या करेगा? इनके बीच में लड़ाई करवाने लगेगा और इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि तेरे पास में अभी भी वक्त है, इस कार्बन को छोड़ दे, क्योंकि इस कार्बन के पास में ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, तू एक चौथा हाइड्रोजन है, तेरी कोई इज्जत नहीं है इस कार्बन के साथ, तेरे जैसे 3 और हैं, तू और चौथा भी रह लेगा तो क्या हो जाएगा, छोड़ दे साले को। तो ये हाइड्रोजन होमोलेसिस करके इसके साथ में निकल जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी डेफिनेटली आपको होमोलेसिस होता हुआ ही दिखाई देगा और इस होमोलेसिस की वजह से अब आपका कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन और ये कार्बन का एक इकलौता इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा आपका यहां पर मेथाइल
फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा आपका मेथाइल फ्री रेडिकल। और ये एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ, ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बन के बाहर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा, अब ये चीज यहां रुकेगी नहीं, हम इसको नाम दे देते हैं A। अब ये चीज एक्चुअली यहां रुकेगी नहीं। अब ये मिथाइल रेडिकल बोलेगा अच्छा बेटा मेरे साथ मस्ती, गोली बेटा मस्ती नहीं, लेकिन गोली बेटा तुमने तो मेरे साथ मस्ती कर ली। तो अब ये ढूंढता रहेगा क्लोरीन को, बोलेगा क्लोरीन तूने मेरा नुकसान करा ना, तो अब मैं तेरे जैसे दूसरों का नुकसान करूंगा। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल इस Cl2 को बोलेगा कि अबे तुम दो क्लोरीन कब तक एक साथ रहोगे। ये CH3 फ्री रेडिकल इस क्लोरीन को लेगा, अबे तेरी क्या इज्जत, तेरे जैसा तो एक और है, अबे तेरी इज्जत मेरे साथ बढ़ेगी, जब तू मुझसे जुड़ेगा तो मेरे पास में 3 हाइड्रोजन है, तू अलग ही क्लोरीन चमकेगा, आजा मेरे पास। तो ये क्लोरीन होमोलेसिस करके इसके पास फिर भाग जाएगा, यहां पर भी होमोलेसिस होगा। और अब यहां पर आपके CH3 से एक इलेक्ट्रॉन Cl अपना ले आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का है, ये बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड। और ये क्लोरीन यहां पर फ्री रेडिकल बनके घूम रहा है। अब ये क्लोरीन वापस से किसी मीथेन के पास जाएगा और ये रिएक्शन अब वापस चलती रहेगी। एंड देयरफॉर रिएक्शन A फॉलोड बाय B, रिएक्शन A फॉलोड बाय B कीप्स ऑन रिपीटिंग, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, ये एक साथ रिपीट होती रहेगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि बस यही रिएक्शन चलेगी? भाई क्या गारंटी है कि यहां निकलने वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल किसी नए मीथेन को जाकर ही अप्रोच करे? क्या गारंटी है? सर कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा मिथाइल क्लोराइड बना है ये है तो अभी उसी रिएक्शन चेंबर के अंदर। भाई तुम एक कढ़ाई में सब्जी बना रहे हो तो क्या गारंटी है कि जो तुम्हारी सब्जी बन रही है जिसमें गोभी है, मटर है, आलू है, टमाटर है, क्या गारंटी है कि तुम्हारे राई का दाना या तुम्हारे जीरे का दाना केवल गोभी से ही चिपकेगा? भाई वो टमाटर पे, आलू पे या मटर पे भी तो चिपक सकता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर तुम्हारा फ्री रेडिकल जाकर मीथेन पर अटैक करेगा। इसको मालूम थोड़ी कि मीथेन कौन है, इसको तो क्या दिख रहा है, इसको तो दिख रहा है मेरे को कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना है। अब भाई कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड मीथेन में भी है और मिथाइल क्लोराइड में भी है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट श्योर that on which species these free radicals attacks। तो अब क्या होगा? तो अब यहां पर यह भी हो सकता है कि तुम्हारा जो मिथाइल क्लोराइड है, तुम्हारा जो मिथाइल क्लोराइड है, इस मिथाइल क्लोराइड के सामने ही ये फ्री रेडिकल आकर अड़ जाए, बोले चल अब तू मेरे साथ दोस्ती कर। तो अब क्या होगा पता है? अब ये कार्बन इस क्लोरीन को देखकर अपने एक हाइड्रोजन के साथ में होमोलेसिस कर लेगा। तो अब यहां पर ये क्या बचा? CH2Cl और कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस हाइड्रोजन के साथ HCl बन के बाहर चला गया। ये तुम्हारी रिएक्शन नंबर C हो गई। अब क्या होगा? अब तुम्हारा ये वाला जो तुम्हारा CH2Cl वाला जो फ्री रेडिकल है ये किसी क्लोरीन के सामने अड़ जाएगा वापस, और अब ये इस क्लोरीन का होमोलेसिस कर देगा। और अब इस होमोलेसिस की वजह से ये बन जाएगा CH2, या अपन इसको अब नॉर्मल लिख सकते हैं CH2Cl2। ये बन जाएगा तुम्हारा 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, और यहां पर तुम्हारा Cl एक फ्री रेडिकल बन के चला जाएगा। रिएक्शन नंबर D। अब हो सकता है रिएक्शन CD भी चले। भाई कोई गारंटी नहीं इस बात की, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल की क्या गारंटी है कि ये जाकर तुम्हारे CH3Cl पर ही अटैक करे?
ये जाकर तुम्हारे इस मीथेन पर भी तो अटैक कर सकता है। तो अब ये क्लोरीन A B C D कोई भी रिएक्शन कर सकता है, और क्या गारंटी है कि ये जाकर इसी पर अटैक ना कर दे? भाई ये भी हो सकता है कि अब तुम्हारा जो CH2Cl2 बना है इसी के सामने ये फ्री रेडिकल आकर अटैक कर ले। इस वजह से क्या होगा, अब यहां से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और ये कार्बन अपना फ्री रेडिकल लेकर घूमता रहेगा और एक HCl बन जाएगा। रिएक्शन नंबर E हो सकती है, अब ये हो सकती है। और फिर ये वाला जो फ्री रेडिकल है CHCl2, ये फिर किसी क्लोरीन के मॉलिक्यूल को अप्रोच करे और उसे क्या करे, उसे इस तरीके से होमोलेटिकली ब्रेक करे और ये फ्री रेडिकल इस पर जाकर अटैक करवा दे और यहां पर अल्टीमेटली तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाए CHCl3 और यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन के बाहर हो जाए। रिएक्शन नंबर F। अब फिर क्या गारंटी है कि ये क्लोरीन मीथेन पर अटैक करेगा या मिथाइल क्लोराइड पर अटैक करेगा या 1,1 डाइक्लोरो मीथेन पर अटैक करेगा? अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो, अरे यार वायर पैर में इतना कितना फंसता है, ये तुम्हारा CHCl3 तुम्हारा क्लोरोफॉर्म बना है, इसी पर जाकर ये फ्री रेडिकल अटैक कर दे, इसके हाइड्रोजन को लेकर भाग जाए, तो अब यहां पर CCl3 फ्री रेडिकल बचे और यहां पर HCl बन जाए। ठीक है, रिएक्शन नंबर G। और अब ये CCl3 नाम का फ्री रेडिकल फिर किसी क्लोरीन के ऊपर जाकर अटैक करे और इसको होमोलेटिकली तोड़ दे और फिर अब क्या बन जाए, अब यहां पर बन जाए ये CCl4 और तुम्हारा क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर तैयार हो जाए। रिएक्शन नंबर H। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन पर, मिथाइल क्लोराइड पर, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन पर या 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि आपके क्लोरोफॉर्म पे अटैक करके कुछ भी बना सकता है। सो इसी वजह से आपने देखा कि रिएक्शन की शुरुआत में मैंने आप लोगों को यहां पर 4 रिएक्शंस करवाई थी, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3 एंड रिएक्शन 4। यानी आप सिंपल अगर मीथेन का हेलोजिनेशन करने जाओगे तो आपको प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नंबर 1 मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, प्रोडक्ट नंबर 2 1,1 डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा, प्रोडक्ट नंबर 3 आपको क्लोरोफॉर्म भी मिलेगा एंड प्रोडक्ट नंबर 4 आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन इतनी कोई सिंपल नहीं है कि आपको एक ही प्रोडक्ट मिले, आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मीथेन अपॉन हेलोजिनेशन, मीथेन आफ्टर हेलोजिनेशन, मीथेन आफ्टर हेलोजिनेशन may produce many different types of product। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ये आप लोगों को प्रोवाइड करके दे सकता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? कोई दिक्कत? अब ये प्रोसेस चलती रहेगी A B C D E F G H, A B C D E F G H, A B A B A B, C D C D C D, E F E F E F, G H G H G H, A B C D E F G H, कुछ भी हो सकता है और इन चारों में से कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब भैया ये प्रोसेस क्या हमेशा चलती रहेगी? तो भाई ये कोई वो थोड़ी है, क्या बोलते हैं इसको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा थोड़ी है जो चलता ही रहेगा, कभी ना कभी तो इसको बंद होना पड़ेगा। तो चेन इनिशिएट हो गई, मतलब तुमने रिएक्शन की शुरुआत करी, प्रोपोगेशन में यानी चेन प्रोपोगेट होती रही, रिएक्शन चलती रही, लेकिन एक वक्त के बाद अब आपको रिएक्शन खत्म भी करनी पड़ेगी यानी कि टर्मिनेशन, यानी कि रिएक्शन अब आपको अल्टीमेटली यहां पर टर्मिनेट भी करनी पड़ेगी। नाउ टर्मिनेशन में क्या होगा भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई भी चीज खत्म कब होगी? जैसे मान लो तुमने किसी के लिए खाना बनाया, तुमको किसी के लिए इडली बनानी है, अब वो इडली बनाने के लिए तुम जो पेस्ट बनाओगे वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही होगा, उससे तुम 50 इडली बना लो, 50 इडली बनने के बाद तो शायद वो पेस्ट खत्म हो जाएगा। यहां पर भी सेम होगा भाई, केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल जो है जैसे ही खत्म होगा तुम्हारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पर केस क्या क्या हो सकते हैं?
सेवरल केसेस में भी पॉसिबल, सेवरल केसेस में भी पॉसिबल। पहला केस आपका जो मीथेन है, मीथेन खत्म हो जाए। स्टार्टिंग मटेरियल मीथेन था ना भाई, तुम्हारा मीथेन ही खत्म हो गया। तो मीथेन खत्म हो गया तो दूसरा कंपाउंड क्या था, Cl। तो Cl ने तो फ्री रेडिकल्स बना लिए होंगे, तो अब तुम्हारी रिएक्शन में केवल क्लोरीन के फ्री रेडिकल ही बच रहे होंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें Cl2 भी मिल सकता है। दूसरा केस, तुम्हारे पास में कुछ लास्ट में फ्री रेडिकल CH3 बचा हो, Cl बचा हो, तो तुम्हें CH3Cl मिल सकता है एक प्रोडक्ट। अच्छा, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा एक फ्री रेडिकल ये वाला बचा हो, तो ये इसके साथ कनेक्ट करके CH2Cl2 बना दे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा एक फ्री रेडिकल ये वाला बच रहा हो, तो ये बन जाएगा CHCl3। अच्छा, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा लास्ट में फ्री रेडिकल ये वाला बच रहा हो, तो ये बन जाएगा CCl4। तो ये कुछ प्रोसेसेस हो सकती हैं। और एक लास्ट चीज और हो सकती है, 1 2 3 4 5। एक आखिरी पॉसिबिलिटी पता है क्या है, तुम्हारा हेलोजन खत्म हो जाए। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, तुम्हारा हेलोजन खत्म हो जाए। तो हेलोजन खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे केवल मिथाइल के फ्री रेडिकल्स ही बच रहे होंगे जो रिएक्शन की शुरुआत में बने थे। तो मिथाइल के फ्री रेडिकल CH3 कनेक्ट करके इथेन भी बना सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म पढ़ाने से पहले कहा था, ये केस नंबर 6 हो जाएगा कि जैसा मैंने तुम्हें रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ाने से पहले यहां पर सवाल पूछा था, व्हाई इथेन इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो जब आप मीथेन का हेलोजिनेशन करोगे तो मीथेन के हेलोजिनेशन पे आपको मिथाइल फ्री रेडिकल मिलता है चेन प्रोपोगेशन में। लेकिन इमेजिन करो कि यहां पर ये क्लोरीन ही खत्म हो गया, अब यहां पर क्लोरीन अवेलेबल ही नहीं है, तो ये मिथाइल रेडिकल Cl2 को तोड़ नहीं पाएगा। तो अब ये मिथाइल रेडिकल क्या करेगा, ये इसके जैसे किसी दूसरे मिथाइल रेडिकल को ढूंढेगा और उसके साथ कंबाइन होकर इथेन बना डालेगा। समझ पाए बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। सो यहां पर इफ Cl2 एग्जॉस्ट, जब Cl2 एग्जॉस्ट हो गया और वी कैन से Cl2 इज फिनिश्ड, therefore ethane is formed, therefore ethane is formed। ये सब इक्विमोलर कंडीशंस रहेगी, सब जब आपने बराबरी से डाला हो, और ऊपर वाली कंडीशन में तुम्हारा मीथेन खत्म हो गया। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर? काफी डिटेल में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। हो गया ये अच्छे तरीके से क्लियर? तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड केमिकल रिएक्शन की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कंबशन। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अब हम पढ़ रहे हैं कंबशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन? कंबशन इज नथिंग बट बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर ध्यान रखना, जब कभी भी आप अल्केन्स की बात करें तो वी ऑल नो अल्केन्स आर फ्यूल्स, अल्केन्स आर type of fuels. So therefore when they are burned, so when they are burned, so when they are burned in presence of, when they are burned in presence of oxygen, they produces carbon dioxide and water, they produces carbon dioxide and water along with energy, that is, it is an exothermic process, therefore it is an exothermic process। ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या चीज क्लियर हो गई? अच्छा, मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूं इस रिएक्शन का, अल्केन्स की। आप लोग मुझे बताइए अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? सर CnH2n+2। तो जब आप अल्केन का रिएक्शन, जब आप लोग अल्केन का रिएक्शन यानी CnH2n का रिएक्शन 3n+1 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ करोगे,
तो ये आप लोगों को n मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके देगा, n मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके देगा और n+1 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करके देगा। सर एक बार जरा इस रिएक्शन को आप अच्छे तरीके से हमें एग्जाम्पल के साथ करके बता दो। चलो आप लोग एक काम करो, मेरे साथ में n की वैल्यू 1 रख के देखो। इस रिएक्शन को अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आप दुनिया में किसी भी टाइप के कंपाउंड को कंबस्ट कर सकते हो, या तो फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से करो, फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर अगर ट्रायल एंड एरर लगानी हो तो फिर ट्रायल एंड एरर लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो n की वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा CH4 यानी मीथेन। यहां पर n की वैल्यू 1 रखो तो 3 1 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2, यानी हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर n की वैल्यू 1 है तो आपको 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहां पर भी n की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर। रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। चलो एक काम करो, n की वैल्यू आप 3 रख के देख लो मेरे साथ में, n की वैल्यू आप लोग 3 रख के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा, तो यहां पर आप रखेंगे तो हो जाएगा C3H8। नाउ 3 3 9, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5O2। अब यहां पर जब आप n की वैल्यू 3 रखे हो तो आपको यहां पर 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और यहां पर 3 + 1 4 यानी 4 मोल्स ऑफ आपको यहां पर वाटर मिलेंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? समझ में आई बात आप लोगों को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो एक काम करो, n की वैल्यू 4 रख के देख लो। ये हो जाएगा C4H10, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कोई बात नहीं, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है कोई चिंता करने वाली बात नहीं। 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 + 1 यानी कि 5 मोल्स ऑफ वाटर, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर O2 है इसलिए यहां पर हमने 13/2 लिया है। ठीक है, देख लो। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी यहां पर? अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस केमिकल रिएक्शन से, इस केमिकल रिएक्शन के साथ में जो इंथैल्पी निकल रही है, जो आपकी एनर्जी निकल रही है, वो निकल रही है -809 किलो जूल पर मोल की। मतलब आप समझ रहे हो, -809 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है जिसका कोई जवाब नहीं। इनफैक्ट ये वाली केमिकल रिएक्शन से तो -2489 किलो जूल पर मोल के आसपास की एनर्जी निकलती है। मतलब आप अगर सिंपल एक मोल ब्यूटेन को जला दोगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, 1 मोल ब्यूटेन को, तो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी देगा। यानी 1 मोल ब्यूटेन जलाने पर आपको 2489 किलो जूल्स की एनर्जी मिल रही है, विच इज वेरी हाई। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ insufficient amount of oxygen, incomplete combustion is observed। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में मीथेन है, लेकिन मीथेन के लिए तुम्हारे पास में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, टेक्निकली आप लोग सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन 1 मोल मीथेन के लिए स्टोइशियोमेट्री क्या बोलती है, आपको 2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर 1 मोल पर आपके पास में 1 मोल ही है, तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, वाटर बन जाएगा। वाटर तो बन जाएगा लेकिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाएगा, यहां पर बन जाएगा कार्बन, विच इज कॉल्ड एज कार्बन ब्लैक। आपने देखा होगा ना, आपके घरों में जो मंदिर में जब आप दिए लगाते हो तो जो जगह पर आप दिए लगा रहे हो उसके ऊपर एक काला काला पाउडर जैसा कुछ जम जाता है, जो बिल्कुल चिपक जाता है, लेकिन जब आप उसको अपनी उंगली से टच करो तो आपकी उंगली पर काला काला जम जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो दिस कार्बन ब्लैक इज बेसिकली यूज्ड एज फिल्टर्स। जो फिल्टर्स होते हैं, वाटर वगैरह के फिल्टर वगैरह के अंदर इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा आप इसे ब्लैक पिगमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, जैसे कपड़ों को काला करने के लिए,
इस तरीके के इसके पिगमेंट्स बनाए जा सकते हैं। तीसरा, आप इसकी इंक बना सकते हैं, जो अपने प्रिंटर्स वगैरह में इंक नहीं होती, जो तुम्हारी किताबों, जो तुम्हारे स्कूल में पेपर आता है वो फोटोकॉपी होके आता है ना, जेरोक्स होके, तो ये उसके लिए यूज किया जा सकता है। नॉर्मल इंक के साथ साथ आप इसको एक काम करो, प्रिंटर इंक्स के लिए भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो बस इतने इसके बेसिकली यूजेस होते हैं, कोई परेशानी इसके अंदर। तो यहां पर आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलो तो फिर तीसरी केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, हमारे एल्केन्स की, एंड दैट इज योर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। उसी तरह यहां पर हमें करना पड़ता है ऑक्सीडेशन, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। वैसे ही यहां पर हमें करना पड़ेगा कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, अगर आप अल्केन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके ऊपर पता है क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री पर भी एक क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, यानी कि अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं मीथेन का, तो मीथेन के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे को कैसे मालूम? बेटा मेरे को भी नहीं मालूम होगा, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, और हमने एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ मीथेन का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे अल्कोहल मिल रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ मैं मीथेन का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो मुझे मीथेनॉल मिल रहा है, और इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ अगर मैं मीथेन का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो मुझे मीथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड मिल रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर कैटलिस्ट टू कैटलिस्ट चीजें वेरी करती है, और इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर मेरे प्यारे गुलजारी लालो, जो रिएक्शन होती है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो होती है उसके ऊपर कैटलिस्ट का इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आ रही बात आप लोगों को? इसके अंदर कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्की बात। चलिए तो हम लोग यहां पर स्टार बनाकर चाहे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, दैट कैटलिस्ट एंड रिएक्शन कंडीशंस, कैटलिस्ट एंड रिएक्शन कंडीशंस, कैटलिस्ट एंड रिएक्शन कंडीशंस plays an important role in a chemical reaction, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में यहां पर मीथेन गैस है, और अगर आप मीथेन गैस का ऑक्सीडेशन करते हैं, यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आप इस्तेमाल करते हैं कॉपर एट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। अगर आप यहां पर ये कंडीशन मेंटेन करते हो, वैसे अगर आप इसको पूरा डिटेल में एनसीईआरटी कॉपी करना चाहो तो 523 लिख लो, वैसे 500 केल्विन पे बहुत सारी जगह पूछा गया है। तो यहां पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आपको यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा CH3OH, यानी यू विल गेट मीथेनॉल। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहां पर 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो मुझे यहां पर इसको 2 मीथेन करना पड़ेगा। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 523 केल्विन आपको यहां पर मीथेनॉल देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन ऑन द अपोजिट साइड, अगर आपके पास में यहां पर मीथेन है और अगर आप मीथेन का ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, बट यहां पर आप एज अ कैटलिस्ट मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज कर रहे हो, Mo2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड अगर आप यूज कर रहे हो, तो यहां पर आपको HCHO यानी यू विल गेट मीथेनॉल। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? मीथेनॉल। और आप लोग जानते हैं कि मीथेनॉल क्या होता है भाई? मीथेनॉल होता है आपका एल्डिहाइड, तो यू विल गेट मीथेनॉल ओवर हियर। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यहां पर मीथेनॉल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, HCHO मिल गया, और आई थिंक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करेगी, मीथेनॉल प्लस ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अभी चीज तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मान लीजिए तुम्हारे पास में यहां पर इथेन है,
इमेजिन करो आपके पास में यहां पर इथेन है और अगर आप इथेन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और यहां पर आपने इथेन के ऑक्सीडेशन में कैटलिस्ट यूज किया है CH3 COO CH3 COO जो कि मैग्नीज से जुड़ा हुआ है और COO CH3, ये आपने अगर यहां पर कैटलिस्ट यूज किया है, अगर आपने ये वाला यहां पर कैटलिस्ट यूज किया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी 2 moles ऑफ CH3 COOH, दैट इज योर इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड, दिस विल बी योर इथेनोइक एसिड. क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, उसके अलावा मैं अगले पेज पे चले जाता हूं, पहले इसको नोट कर लो. नोट कर लिया? चलिए, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, in case if you have a tertiary hydrogen, in case if you have a tertiary hydrogen in an alkane, it will easily oxidized, it will be easily oxidized into alcohol. बहुत इजीली अल्कोहल में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. टर्शरी अल्कोहल जो होगा, टर्शरी हाइड्रोजन वाला अल्केन अल्कोहल के अंदर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं. आपके पास में कार्बन है, अगर ये कार्बन के पास में इधर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए, इधर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए और इधर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए और इसके पास में एक हाइड्रोजन आ जाए, तो देखो एक कार्बन जिसके पास में 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप हो, वो टर्शरी कार्बन कहलाता है. तो ये कार्बन अगर आपका टर्शरी कार्बन है, तो टर्शरी कार्बन से ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दिस हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज टर्शरी हाइड्रोजन. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है. अब यहां पर हमें क्या करना है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप सबका फेवरेट KMNO4. KMNO4 आप सभी लोगों का फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सब कुछ सेम रहेगा. आपका CH3 जो कि इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये CH3, ये CH3, ये सब कुछ सेम रहेगा. ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका अल्कोहल. दिस विल बी योर अल्कोहल. अगर आप इस कंपाउंड को नॉमेनक्लेयर करेंगे तो 1, 2 and 3, दिस विल बी कॉल्ड एज 2-मिथाइल प्रोपेन. ये क्या है आपका 2-मिथाइल प्रोपेन. तो 2-मिथाइल प्रोपेन से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल. 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बन जाएगा. ये आप नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1, 2 and 3. 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल. समझ में आ गया बात मेरे प्यारे बच्चों? गुलजारी लालो, बोलो भैया बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया तरीके से चीज क्लियर हो रही है? जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं. चलिए, चौथी केमिकल रिएक्शन. और हमारा प्यार बच्चों, तुमको मैं पढ़ाता हूं चौथी केमिकल रिएक्शन. चौथी केमिकल रिएक्शन इज आइसोमेराइजेशन. आइसोमेराइजेशन. जॉनी मेरा नाम, छोरी मेरा काम. चलो, आइसोमेराइजेशन. नो बेटा, आइसोमेराइजेशन के अंदर इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग चेन अल्केन, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों के पास में यहां पर आ जाए CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, दैट इज योर N हेक्सेन. अगर आपके पास में N हेक्सेन आ जाए, तो गाइस आपके पास में कोई एक लंबी स्ट्रेट चेन ऑफ अल्केन होता है ना, तो अगर आप उसको यहां पर किसी लुईस एसिड कैसे, लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3. बेटा आप लोग जानते हो ना, वो एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं. आपने मेरे साथ में लुईस कॉन्सेप्ट के ड्रॉबैक में ये पढ़ा था. जैसे एल्यूमिनियम की अगर बात करी जाए, तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 क्लोरीन के साथ एक एक करके जब शेयर करते हैं, तो यहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि इनके पास में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है.
2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाते हैं। अब यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो एसिड कहलाते हैं। कौन से एसिड कहलाते हैं? वो लुईस एसिड्स कहलाते हैं। ऑल दोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर लुईस एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर बन जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं लोन पेयर किसके पास होते हैं? वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब वो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर बन जाते हैं। तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये लुईस एसिड है। तो लिख लिया, ये रब कर दूं इसको, जल्दी से देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर एसिड का काम करेगा। तो एसिड की प्रेजेंस में जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इन सच reactions we will observe so many products, but only major products are shown। यानी कि हम जो यहां पर आंसर लिखेंगे उसमें केवल वही प्रोडक्ट दर्शाए जाते हैं, लिखाए जाते हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा 100% इसी में कन्वर्ट हो गया, नहीं, और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट होंगे जो हम लोग बिल्कुल लिखते नहीं है, हम लोग उनका बिल्कुल बॉदर नहीं करते, कोई टेंशन नहीं। तो पहला मेजर प्रोडक्ट बनता है CH3CH, CH3, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-मेथाइल पेंटीन, 2-मेथाइल पेंटीन। और यहां पर आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3-मेथाइल पेंटेन, 3-मेथाइल पेंटेन। तो ये 2 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। अब आइसोमेराइजेशन मतलब क्या हो गया? आइसोमर बन गए, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके जो कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां पर डिफरेंट होता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये आइसोमर फॉर्मेशन करवाता है, इट विल कॉज आइसोमर फॉर्मेशन, ठीक है। देख लीजिए, 5वीं केमिकल रिएक्शन इज अ वेरी गुड केमिकल रिएक्शन। बड़ा मजा आता है इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, स्कूल वालों को तो बड़ा पसंद है ये, और जेईई नीट वालों को भी कई बार इस पर क्वेश्चन बनाने की इच्छा होती है। दैट इज एरोमेटाइजेशन। यानी टेक्निकली यहां पर क्या होता है? आपके अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। टेक्निकली यहां पर आपके डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। यू विल ऑब्जर्व द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स causes ring formation, यानी ये रिंग बना लेता है। रिंग भी कौन से टाइप की बना लेता है? रिंग फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक टाइप, रिंग फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक टाइप। देखिए अब रिएक्शन करके देखते हैं हम लोग कि कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास में यहां पर है CH3, CH2, 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 CH3, यह है आपका N हेक्सेन। अब अगर इस N हेक्सेन को, जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, अगर मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, या तो मैं क्रोमियम ऑक्साइड ले लूं, या तो मैं MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लूं, या तो मैं
V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड ले लूं, अगर मैं ये तीन में से कोई एक कैटलिस्ट लेता हूं और लगभग 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैं यहां पर प्रेशर मेंटेन करता हूं और इसके साथ साथ मैं लगभग आप मान के चलो 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मतलब 773 केल्विन का टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर मैं ये करता हूं तो ये 6 कार्बन में क्या होगा, ये आगे वाला जो कार्बन है और ये जो पीछे वाला कार्बन है ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएंगे। तो अब आपको ये कार्बन इस तरीके से, पहला और आखिरी कार्बन इस तरीके से कंबाइन होता हुआ नजर आता है। अब क्या होता है, जितने भी यहां पर आपके कार्बन हैं, यहां पर आपके जितने भी कार्बन हैं सबसे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो ये बचेगा CH, बाकी इन सब से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये सब बच जाएंगे CH, और इससे भी 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो ये भी बच जाएगा CH। अब क्योंकि हर कार्बन ने यहां पर 2-2 बॉन्ड कार्बन से बना रखे हैं, देखो ये कार्बन का एक बॉन्ड पीछे वाले कार्बन से और यही कार्बन का एक आगे वाले कार्बन से बॉन्ड, तो एक कार्बन के 2 कार्बन से बॉन्ड हो गए और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड हो गया। तीसरा बॉन्ड अभी मिसिंग है तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर ये दोनों कार्बन सेटिस्फाई हो गए, अब ये दोनों कार्बन बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों कार्बन बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया आपका, बन गया आपका बेंजीन, बन गया आपका बेंजीन, चकाचक एकदम बढ़िया। सो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को रीफॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रीफॉर्मिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीफॉर्मिंग, इसे रीफॉर्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं, केवल यही रिएक्शन नहीं है जो बेंजीन बनाती है, इनफैक्ट एक केमिकल रिएक्शन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि अगर आपको यहां पर V2O5 दे रखा हो, Cr2O3 दे रखा हो, MO2O3 दे रखा हो, लगभग 10 से 20 atm का प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करी गई हो, लगभग 773 केल्विन का टेम्परेचर हो, लेकिन अब यहां पर आपको प्रोडक्ट बेंजीन नहीं मिल रहा है बल्कि बेंजीन का एक होमोलॉग मिल रहा है, यानी बेंजीन का ही एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम होता है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन, भाई नॉमेनक्लेचर हम सभी लोग सीख चुके हैं, इट इज कॉल्ड एज मेथाइल बेंजीन। तो अब मेथाइल बेंजीन बनाने के लिए यहां पर आप कौन सा कंपाउंड यूज करोगे, यह क्वेश्चन कई बार आता है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, कार्बन गिन लो। टॉल्यूइन में कार्बन कितने हैं भाई, बेंजीन के 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन और 7वां कार्बन ही है, तो 7 कार्बन वाली रिंग है, तो भाई 7 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH2 होल 5 CH3। सर आपने CH2 के आगे 5 क्यों लिखा, क्योंकि मैं आलसी हूं, इन दोनों CH3 के बीच में 5 CH2 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 आते हैं, इधर कोने में CH3 इधर कोने में CH3 और बीच में 5 बार CH2 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 CH2, तो उसको कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज योर एन हेप्टेन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एन हेप्टेन का एरोमेटाइजेशन, रीफॉर्मिंग या डिहाइड्रोजिनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, तो आपको यहां पर टॉल्यूइन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये केमिकल रिएक्शन करने वाला हम लोग हमारी छठी केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द छठी केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन विद स्टीम। यानी अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में अल्केन है, तो अल्केन की अगर आप लोग रिएक्शन करते हो स्टीम के साथ तो क्या होता है, स्टीम यानी कि भाप, रिएक्शन विद स्टीम। तो मान लीजिए अगर आपके पास में यहां पर मीथेन है, इन केस यू गाइस हैव मीथेन। अब देखो मीथेन का ट्रीटमेंट आप किसके साथ कर रहे हो भाई, सीधी सी बात है, मीथेन का ट्रीटमेंट अगर सर आप बोल रहे हो कि आपको स्टीम के साथ करना है, तो भाई स्टीम तो वाटर होती है। अब वाटर स्टीम कब बनेगी, देखो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो लिक्विड फॉर्म होता है,
गर्म पानी होता है। 100 के ऊपर ये वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप वाटर का जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वो स्टीम उतनी ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। तो यहां पर अगर मैं वाटर को 1270 केल्विन्स पर रखता हूं तो यह पर्टिकुलर टेम्परेचर इतना डेंजरस है जिस पर कि स्टीम सबसे ज्यादा लीथल हो जाती है। लीथल यानी कि अगर आपके हाथ वाथ पे लग जाए तो आपके हाथ पे इतना जोरदार बर्न होगा कि आपका हाथ एकदम जल जाएगा, फफोड़े उड़ जाएंगे, बड़ा डेंजरस होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर वाली स्टीम को अगर आप मीथेन गैस के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो यहां पर आपको पता है क्या मिलेगा? यहां पर आपका कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। 4 और 2 6 हाइड्रोजन यानी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगी। क्या आपको यह बात पता है दैट दिस मिक्सचर ऑफ गैस is called as syngas, or it can also be called as synthetic gas, or it is also called as water gas. इसका एक नाम और होता है, that is your water gas. अब देखो इसका नाम सिन गैस क्यों होता है? क्योंकि जब आप कंडीशंस रिवर्स कर दो तो ये गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके आपको एक अल्केन या हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करके देगी। यानी ये दिस मिक्सचर ऑफ गैस इज यूज्ड टू फॉर्म एन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की सिंथेटिक यानी सिंथेसिस करने वाली गैस को सिन गैस भी बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 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 नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलें आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमारी 6th केमिकल रिएक्शन हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th एंड द लास्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज पायरोलाइसिस। नाउ गाइस, पायरो जो वर्ड होता है ना मेरे प्यारे गुलजारी लालो, पायरो का मतलब होता है हीट। पायरो का मतलब होता है हीट, गरम करना, बहुत ज्यादा गरम करना, एकदम हाई टेम्परेचर देना। एंड लाइसिस का मतलब तो वी ऑल नो, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो व्हाट डू यू मीन बाय पायरोलाइसिस? पायरोलाइसिस का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ब्रेक डाउन ऑफ large hydrocarbons, breakdown of large hydrocarbons, breakdown of large hydrocarbons into smaller ones in presence of heat is called as pyrolysis. अच्छा, this reaction is also called as cracking. This reaction is also known as cracking. इस रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों क्रैकिंग भी बोला जाता है। This reaction is also called as cracking. ठीक है, अच्छा इतना पहले आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, ये बात एक बात हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो हमको अभी इसका डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट pyrolysis always takes place through free radical mechanism. आपने देखा होगा ना फ्री रेडिकल, वो हेलोजिनेशन याद करो, हेलोजिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। हेलोजिनेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वही एक पहले फ्री रेडिकल क्रिएट होता है, फिर वो जाकर रिएक्ट करता है ना? तो वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? अच्छा, पायरोलाइसिस कहां यूज होती है? पायरोलाइसिस इज स्पेशली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। जो आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है या आपकी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होती है, आपकी जो पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होती है, वहां से बेसिकली ये
काम करती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में से ये बेसिकली काम करती है। कैसे काम करती है बेटा, आपके जो पेट्रोल होता है या आपका जो केरोसिन होता है, पेट्रोल और केरोसिन से आपकी जो ऑयल गैस निकाली जाती है, आपके पेट्रोल से या आपके केरोसिन से जो ऑयल गैस निकाली जाती है या पेट्रोल गैस उसको बोला जाता है। ऑयल गैस का एक और नाम क्या होता है, पेट्रोल गैस जो होता है, पेट्रोल गैस एक्सट्रैक्शन, पेट्रोल गैस एक्सट्रैक्शन या ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन, पेट्रोल या केरोसिन से ये यहां पर किया जाता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई परेशानी? ठीक है, देख लो एक बार, देख लो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जो आपकी केरोसिन ऑयल होता है, जो आपका केरोसिन ऑयल होता है, उसका एक मेन कंपोनेंट होता है, उसका एक मेन कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डूडेकेन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं डूडेकेन। डूडेकेन इज बेसिकली C12H26, C12H26। अगर हम इसको 973 केल्विन्स पर इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट हीट करें, अगर हम उसको प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट हीट करें, और अगर आपके पास में प्लैटिनम नहीं है तो प्लैटिनम के दो भाई कौन? पैलेडियम। पैलेडियम का दूसरा भाई कौन? निकेल। अगर आप इसे यहां पर ऐसा हीट करें तो यहां पर आपको पता है क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा हेप्टेन C7H16। एक तो आपको हेप्टेन मिल जाएगा, C7H16, एक तो हेप्टेन मिल गया। फिर आपको मिलेगा पेंटीन, C5H10। क्या मिल गया? पेंटीन। अब यहां पर आप देखो 10 और 16 26 हाइड्रोजन यूज हो गए, 7 और 5 12 सब यूज हो गया। अच्छा याद करो, मैंने आपको क्या बोला था, केमिकल रिएक्शंस में हम लोग हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, तो डूडेकेन को तोड़कर ये मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं छोटे छोटे, तो हम लोग उनका नाम नहीं लिखेंगे, बट हम यहां पर जरूर मेंशन करेंगे सम स्मॉलर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। स्मॉलर प्रोडक्ट्स मतलब जिसमें और छोटे छोटे कार्बन के नंबर होंगे। तो ये जो आपका ऑयल गैस या पेट्रोल गैस है ना, ये उसका एक मेजर कंपोनेंट है, हेप्टेन और पेंटीन। ठीक है, और भी एक एग्जांपल है आपका इसका, जैसे मान लीजिए आपके पास में हेक्सेन है C6H14। तो अगर आप इसका पायरोलिसिस करते हो 773 केल्विन्स पर, तो इसका एक प्रोडक्ट तो आपको ये मिल सकता है C6H12 प्लस हाइड्रोजन है। सिंपल क्या करा आपने, आपके हेक्सेन को तोड़ा तो आपको यहां पर हेक्सीन मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गई। लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि आपको यहां पर एक प्रोडक्ट मिले C4H8। अब ये क्या है? ये आपका है ब्यूटीन, दिस इज योर ब्यूटीन। ये क्या था? ये आपका हेक्सीन था। अब यहां पर क्या बचा? यहां पर 2 हाइड्रोजन बचे और 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन बचे, तो ये हो गया आपका इथेन। तो देखो एक प्रोडक्ट ये मिल गया। मतलब आपके पास में कितने सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट आ सकते हैं। आपको हेक्सीन भी मिल रहा है, आपको ब्यूटीन भी मिल रहा है, आपको इथेन भी मिल रहा है, और आपको पता है आपको यहां पर C2H4 नहीं, C2H4 में C3H6 यानी आपको यहां पर प्रोपीन भी मिल रहा है। आपको यहां पर मेरे प्यारे बच्चों प्रोपीन भी मिल रहा है C3H6। इसके साथ साथ आपको यहां पर वापस C2H4, जैसे आपको यहां पर इथेन मिला, आपको यहां पर इथीन भी मिलेगा, और आपको यहां पर एक C2 3 2 5 और आपको यहां पर सिंपल मीथेन भी मिलेगा। तो देखो आप सिंपल अगर हेक्सेन का पायरोलिसिस करते हो तो हेक्सेन के पायरोलिसिस में आपको 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 7 में से 1 2 3 4 5 6 तो हाइड्रोकार्बन ही हैं। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत? तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, किसकी? आपके अल्केन्स की। विद दिस वी कंप्लीटेड द
केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। अब हम लोग आगे चलते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशंस। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग नए टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशंस या कन्फॉर्मेशंस। कन्फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके स्कूल एग्जाम से लेकर जेईई एग्जाम तक, नीट एग्जाम तक, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में कन्फर्मेशन पर बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। चलो गाइस, तो थोड़ा सा हमने टाइम सेव करने के लिए डेफिनेशन बस बोर्ड पर लिख दी, बट हम लोग शुरू करने वाले हैं कन्फॉर्मेशंस। अब देखो कन्फॉर्मेशंस हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्फॉर्मेशंस ऑफ अल्केन्स। वी आर टॉकिंग अबाउट कन्फॉर्मेशंस ऑफ अल्केन्स। अब देखिए अल्केन्स हो या अल्केन्स का एग्जाम्पल इथेन हो, आप यहां पर दोनों के लिए सेम चीज यूज कर सकते हो। भाई दोनों के अंदर बात तो सेम है, तो हम लोग यहां पर इथेन का एग्जाम्पल लेकर काम चालू करेंगे। देखिए गाइस, यहां पर क्या होता है कि हमारे पास में जो इथेन होता है उसमें आपका हर कार्बन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। योर ईच एंड एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपका ये एक कार्बन हो गया, इसके मैंने 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना दिए। यहां पर मैंने दूसरा कार्बन ले लिया, ये मैंने दूसरे कार्बन का यहां पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिया, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां बना लिया, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां बना लिया और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने यहां बना दिया। अब यहां पर आप क्या देखते हो कि भाई यहां पर तो आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, 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 एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। यहां पर कार्बन कार्बन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से यू आर ऑब्जर्विंग अ सिग्मा बॉन्ड। जब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, यहां पर मैं बाकी के बॉन्ड्स को नॉर्मल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से अब रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। केवल मैं ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बारे में बात बताऊंगा कि क्योंकि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होता है, बिल्कुल दोनों कार्बन के सेंटर में से ये अगर आप एक लाइन इमेजिनरी बनाओ, अगर आप दोनों कार्बन के बिल्कुल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन बनाओ तो आपको ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दिखता है। तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ये बॉन्ड बनने की वजह से आपको यहां पर एकदम इवनली इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यहां पर आपके दोनों sp3 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करने पर या ओवरलैप करने पर बिल्कुल एक सिमेट्रिकल टाइप की ज्योमेट्री बनाकर देंगे। एकदम सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर हम लोग बात लिखेंगे दैट बिकॉज ऑफ sp3 hybridization of carbon, the carbon carbon sigma bond is evenly formed and electrons are evenly distributed between the carbons। इन दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? Therefore, keeping one carbon constant, therefore keeping one carbon at its position, therefore keeping one carbon at its position, we can easily rotate the other carbon। देखो जैसे आपके सामने 1 2 3 ये एक कार्बन है जिसके साथ में 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और ये आपके पास में 1 2 और ये 3, ये दूसरा कार्बन है जिससे कि आपके 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ये देखिए अभी क्या हो रहा है। अब इन दोनों कार्बन को ध्यान से देखो, ये आपका एक कार्बन है जिसके पास में 1 2 और ये 3 बॉन्ड्स हैं, यानी 3 हाइड्रोजन है। और इमेजिन करो, इसको ऐसा ले लेते हैं ये, और ये आपका दूसरा कार्बन है, उसके पास में 3 हाइड्रोजन है। अब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। देखो ये वाले हाइड्रोजन के
बिल्कुल पीछे दूसरा हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, इस तरीके से। अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों मेरे जो फिस्ट हैं, इमेजिन करो ये मेरे दोनों फिस्ट कार्बन हैं, ये दोनों मेरे फिस्ट कार्बन है, और ये दोनों कार्बन के बीच में यहां पर मेरा जो मुंडा है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाला कार्बन अगर अपनी पोजीशन पे रहे ऐसे, तो मैं दूसरे वाले कार्बन को ऐसे घुमा सकता हूं। ये एक स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा और घुमा दूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा और घुमा दूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा और घुमा दूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा और घुमा दूं, ये स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा और घुमा दूं, ये स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा और घुमा दूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको इधर घुमा दूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसको घुमा दूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसको घुमा दूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसको घुमा दूं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। मतलब यहां पर कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ में बिल्कुल फ्री टू रोटेट है, यानी कीपिंग वन कार्बन इन इट्स पोजीशन वी कैन इजीली रोटेट द अनदर कार्बन एंड देयरफॉर एंड hence will get infinite numbers, and hence will get infinite number of structures। हमको यहां पर कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, और इन्हें ही क्या बोला जाता है, इन्हें ही कन्फॉर्मेशंस बोला जाता है, यानी कि द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम which can be converted into one another by rotation around the carbon carbon single bond is called as rotamers, conformers, conformation या conformation isomers। जैसे आप इमेजिन करो, ये आपका एक कार्बन हो गया, ये आपका एक कार्बन हो गया, यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन बनाया, यहां पर एक हाइड्रोजन बनाया, यहां पर एक हाइड्रोजन बनाया, इसके भी यहां पर एक हाइड्रोजन बनाया, यहां पर एक हाइड्रोजन बनाया, और यहां पर एक हाइड्रोजन बनाया। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा दूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको हल्का सा घुमा देता हूं, मतलब अभी ये हाइड्रोजन यहां आ गया, ये हाइड्रोजन यहां आ गया, और ये हाइड्रोजन यहां आ गया। तब आपने क्या किया, आपने इसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा घुमा दिया। क्या ये बात समझ में आई? इस वजह से अब आपका ये वाला हाइड्रोजन वाला पार्ट खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और ये खत्म। तब आपका जो नया कन्फॉर्मेशन, ये एक कन्फॉर्मेशन हो गया। ऐसे इसको घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यहां पर you will get infinite number of rotamers, you can get infinite number of rotamers और conformers। आपको infinite number of rotamers या conformers मिल सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना, केवल यहां पर रोटेशन होना इतना आसान नहीं है। मतलब यहां पर क्या होता है, आप देखो ये दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड है, ये भी एक प्रकार का बॉन्ड है, ये भी एक प्रकार का बॉन्ड है, ये भी एक प्रकार का बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, और ये भी बॉन्ड है। तो बेटा ये जो बॉन्ड्स हैं ये सब एक दूसरे को, मतलब इन सब के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होते हैं, इन सब एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को हल्का हल्का रिपेल भी करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जब ये कार्बन को आप अपनी जगह पे रख के दूसरे वाले कार्बन को हल्का हल्का घुमाओगे, तो ये घूम तो जाएगा, लेकिन हल्का सा इसको एक अपोजिट फोर्स फील होता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, दैट द रोटेशन अराउंड द बॉन्ड, दैट द रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज नॉट fully free, is not fully free, but is not fully free। मतलब आप लोग यहां पर क्लियरली समझ जाइए कि भैया ये फुल्ली फील जो फुल्ली फील नहीं होगा, बट अ वीक रिपल्सिव फोर्स, but a weak repulsive force, a weak repulsive force of approximately 1 to 20 kilojoule per mole is present, एक बहुत ज्यादा वीक रिपल्सिव फोर्स यहां पर प्रेजेंट होगा, is present between the adjacent bonds, is present between the adjacent bond, therefore causes not free rotation, free rotation cause नहीं करने देता, and it is called as torsion, and it is called as torsion
या टॉर्शनल स्ट्रेन, इसको या तो टॉर्शन स्ट्रेन बोल लो या इसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोल लो, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन, इट इज अ टाइप ऑफ वीक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। एक एनर्जी बैरियर मान लो इसको, इसको आप क्या मान लो, इट इज एन एनर्जी बैरियर, यानी कि आपने गाड़ी चला रहे हो हाईवे पर, एक टोल बूथ आ जाता है, टोल बूथ पर आप जाते हो, आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिकली वो फास्टैग स्कैन करके 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए जो भी है वो काट देता है, आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, फिर उसका गेट खुल जाता है, आप गाड़ी फिर हाईवे पे दौड़ा सकते हो। मतलब अगर आपको हाईवे पे गाड़ी चलानी है तो रोड पर आपको चलने का एक टैक्स देना होगा, क्योंकि आपकी गाड़ियों के वजन से रोड खराब होता है जिसका फर्दर मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो आप लोगों को यह टोल टैक्स देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर आपके ये जो दोनों कार्बन हैं उनके बीच में ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड है और बाकी सारे बॉन्ड है, तो अगर एक कार्बन को अपनी पोजीशन पर रोटेट करके अलग अलग कन्फॉर्मेशंस बनाने हैं तो उसको एक छोटा सा एनर्जी बैरियर उसको ओवरकम करना पड़ेगा, लगभग 1 से 20 किलो जूल्स पर मोल का बैरियर उसको यहां पर ओवरकम करना पड़ेगा ताकि वो इजीली रोटेट कर सके। और ये एनर्जी बैरियर क्यों है, ये एक प्रकार का रिपल्सिव फोर्स है जो आपके बॉन्ड को रोटेट करने से, आपके कार्बन को रोटेट करने से रोक रहा है। लेकिन ये बहुत छोटा बैरियर है, इट इज अ वेरी स्मॉल बैरियर जो कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। अब जैसा मैंने आपको बताया यहां पर आप लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, तो क्या हमारे लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाना जरूरी है? नहीं। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखना दैट आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रोटामर्स या कन्फॉर्मेशन, आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो कन्फॉर्मेशंस होते हैं, टू एक्सट्रीम केसेस आर डिस्कस, दो एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं वो हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। टू एक्सट्रीम केसेस आर डिस्कस्ड। पहला होता है आपका स्टैगर्ड, और दूसरा होता है आपका एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड। ये दो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड होते हैं आपके कन्फॉर्मेशंस के, और वो दोनों हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद रखना, रेस्ट, भाई एक और दूसरा आप एक्सट्रीम एंड मान लो, मतलब एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, ऐसा समझो। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के बाकी की जगह को क्या बोलेंगे? ठीक उसी प्रकार जैसे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन होते हैं इथेन के या अल्केन के, तो इनफाइनाइट में एक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो दूसरा सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका एक्लिप्स्ड वाला जो होता है, एक्लिप्स्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और आपका जो स्टैगर्ड वाला, आपका जो एक्लिप्स्ड वाला होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और स्टैगर्ड वाला हाईली स्टेबल होता है। तो हाईली स्टेबल और हाईली अनस्टेबल के बीच में बहुत सारे माइनर स्टेबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स होंगे, कन्फॉर्मेशंस होंगे। सो रेस्ट all the structures or conformers, between these two are called as skew। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है skew। These are called as skew। कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो, ठीक है। अब गाइस स्टैगर्ड और एक्लिप्स अरेंजमेंट को समझाने के लिए हम लोग दो मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। भाई आपने जैसे कि घोड़ा देखा होगा, तो घोड़ा एकदम कैसा होता है? 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल होता है ना घोड़ा। जब आपका घोड़ा चलते हुए आएगा तो अगर घोड़ा सामने से आ रहा है तो आपको केवल घोड़े का मुंडा दिखेगा, लेकिन अगर घोड़ा ऐसा जा रहा है तिगड़िक तिगड़िक तो आपको घोड़े की पूरी बॉडी दिखेगी, राइट। तो वही चीज हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो वही चीज हम लोग एक्चुअली
यहां पर करने वाले, हम यहां पर बोलेंगे कि आपका एक कार्बन का एटम यहां पर है, आपका एक कार्बन का एटम यहां पर है। ये दोनों कार्बन के एटम को हम लोग यहां पर एक सिंगल लाइन से जोड़ने वाले हैं। फिर इस कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर, 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 एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर, राइट। तो ये आपका एक कार्बन हो गया, ये आपका एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर, 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 एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो इस स्ट्रक्चर के अंदर? आप इस स्ट्रक्चर के अंदर ये देख रहे हो कि कुछ नहीं देख रहे हो, हमने काट ही दिया पूरा उसको। हाँ, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, आप कार्बन के जस्ट पीछे कार्बन, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन के पीछे ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे लेफ्ट वाला हाइड्रोजन, ये राइट वाला हाइड्रोजन के जस्ट पीछे राइट वाला हाइड्रोजन। इसे बोला जाता है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज सॉ-हॉर्स स्टैगर्ड, नहीं एक्लिप्स्ड, सॉ-हॉर्स एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज सॉ-हॉर्स एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर आप इमेजिन करो कि मेरे पास में कार्बन कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन अब मैंने क्या करा, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन को 180 डिग्री पर घुमा दिया, यानी इस हाइड्रोजन को मैंने ट्रर करके नीचे कर दिया, तो ये वाला हाइड्रोजन ट्रर होकर इधर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन ट्रर होकर इधर आ जाएगा। तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, यहां पर आपका जो कार्बन था और ये वाला आपका जो कार्बन था, ये तो अपनी पोजीशन पर दिख रहा है, लेकिन ये तीन हाइड्रोजन कहां दिख रहे हैं सर? सर ये भी अपनी पोजीशन पर दिख रहे हैं, लेकिन सर ये जो हाइड्रोजन्स हैं आप देखिए ये एक दूसरे से अपोजिट हो गए। मतलब अब क्या हुआ, अब टेक्निकली आपका पहले जो ये हाइड्रोजन आपको यहां पर ऊपर दिखाई दे रहा था और इसके जस्ट पीछे वाला, जैसे ये हाइड्रोजन था, इसके जस्ट पीछे वाला हाइड्रोजन ये था, तो अब ये हाइड्रोजन के जस्ट पीछे वाला जो हाइड्रोजन था वो 180 डिग्री पर घूमकर अब यहां पर नीचे आ गया है। इसके जस्ट पीछे वाला जो हाइड्रोजन था वो 180 डिग्री पर घूमकर यहां आ गया और इसके जस्ट पीछे वाला जो हाइड्रोजन था वो 180 डिग्री पर घूमकर वहां चला गया। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया। पहले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन था, लेकिन अब हाइड्रोजन के जस्ट 180 डिग्री पर नीचे एक हाइड्रोजन आ गया है, तो इसे बोला जाएगा सॉ-हॉर्स, इसे बोला जाएगा सॉ-हॉर्स स्टैगर्ड अरेंजमेंट, सॉ-हॉर्स स्टैगर्ड अरेंजमेंट, राइट, सॉ-हॉर्स स्टैगर्ड अरेंजमेंट। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, इन सब का बॉन्ड एंगल आपको जो 120 डिग्री दिखाई दे रहा है वो वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। मतलब 120 डिग्री पर हमने लाइन बनाई है, इमेजिनरी लाइन बनाई है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन के बाद आपको एक और प्रोजेक्शन यहां पर सिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। एक नया आदमी पैदा हुआ था उस समय, ही मस्त जोक मारा है। न्यूमैन्स, अबे न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन ने बिल्कुल सीधा सिंपल गेम खेला। उसने बोला मैं आगे वाला हाइड्रोजन तो ऐसा बना दे, कार्बन ऐसा बना देता हूं, ये आगे वाला कार्बन सबको दिख गया कि नहीं दिख गया? बहुत बढ़िया। लेकिन पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं देगा, तो क्योंकि पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने उसको डैश 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 वाली लाइन से बना दिया। पीछे वाला कार्बन आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने उसको डॉट 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 वाली लाइन से बना दिया है। अब आगे वाले कार्बन के एक हाइड्रोजन आपको साहब यहां दिखेंगे, एक हाइड्रोजन साहब यहां दिखेंगे और एक हाइड्रोजन साहब आपको यहां दिखेंगे। बाकायदा इनको बढ़िया तरीके से दिखा दो। एक हाइड्रोजन यहां दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहां दिख रहे हैं और एक हाइड्रोजन साहब आपको यहां दिख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे देशवासियों, आपको ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है
वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा डॉट डॉट लाइन से थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूं कि आपको दिख सके, थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं कि आपको दिख सके, थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं कि आपको दिख सके। ये हाइड्रोजन टेक्निकली दिखता नहीं है, ये इस हाइड्रोजन के बिल्कुल छुप गया है पीछे, ये इस हाइड्रोजन के पीछे छुप गया है और ये इस हाइड्रोजन के पीछे छुप गया। मतलब क्या हो रहा है यहां पर सीन समझो, ये दिख रहा है सबको, जो अपने से जलते हैं उनको ये दिखाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को ये भी दिखाना चाहिए। तो मान लो ये मेरी फिस्ट हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है, आई एम सॉरी, ये मेरी फिस्ट कार्बन है, ये मेरी दूसरी फिस्ट ये भी कार्बन है। तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हो गए। तो अब आप देखो यहां पर सिंघम, आपको केवल ये फिस्ट दिख रही है, आपको पीछे वाली फिस्ट दिख रही है क्या? नहीं सर, अब नहीं दिख रही है। तो यही चीज यहां पर कार्बन के साथ हो रही है, आगे वाला कार्बन दिख रहा है, पीछे वाला नहीं। ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। अब देखो ये मिडिल फिंगर आपको दिख रही है, लेकिन इसके पीछे वाली मिडिल फिंगर दिख रही है क्या आपको? नहीं सर, नहीं दिख रही है। तो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन इस टाइप से होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में केवल आगे वाली मॉइटी दिखती है, पीछे वाली मॉइटी नजर नहीं आती है। तो यहां पर न्यूमैन के अंदर अगर हम लोग एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बनाए, अगर हम लोग एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बनाए, तो एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर में आगे वाले कार्बन से पीछे वाला कार्बन छिप जाता है, आगे वाले हाइड्रोजन से पीछे वाला हाइड्रोजन छिप जाते हैं। यहां पर भी जो बॉन्ड एंगल आपको यहां पर बनाना है वो 120 डिग्री का बनाना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं ये बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री आपकी उससे लिंक नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से। ये स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बनाएंगे कि 120 डिग्री ईच पर सब दिखाई दे, वरना क्योंकि यहां तो कार्बन कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेक्निकली बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो कर रहे हैं, यहां पर हम उनको अरेंजमेंट करके बता रहे हैं। मतलब हम ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना 2D, ये आपको सिखाने के लिए बना रहे हैं। तो 2D स्ट्रक्चर में तीनों बॉन्ड बराबरी पर रखने पड़ेंगे। अब यहां पर हम एक कार्बन ले लेते हैं, इस कार्बन के पीछे दूसरा, अब देखो ये कार्बन के पीछे यहां पर मैंने दूसरा कार्बन चिपका दिया, ये देखो, ठीक है। अब यहां पर आप लोग सब समझ ही गए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये कार्बन से एक हाइड्रोजन लगाया, ये कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन लगाया, ये कार्बन से तीसरा हाइड्रोजन लगाया। लेकिन मजा तो तब आने लगता है जब आपका पीछे वाला हाइड्रोजन 180 डिग्री पर घूम के नीचे आ जाए। तो अब ये कार्बन का हाइड्रोजन एक यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया और एक हाइड्रोजन यहां आ गया। तो अब आपको यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये तीन हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के हैं, जो पहले नहीं थे विजिबल, लेकिन अब 180 डिग्री पर घूमने की वजह से विजिबल हो गए, और ये तीन हाइड्रोजन अपनी जगह पे। तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड अरेंजमेंट, स्टैगर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, स्टैगर्ड अरेंजमेंट। बोलो तो क्या आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ में आया? क्या आप लोगों को न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ में आया? पक्की बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की, अब अगर हम लोग यहां पर बात करें स्टेबिलिटी की, तो विच वन इज मोर स्टेबल? तो यहां पर आप लोग स्टेबिलिटी में स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट स्टैगर्ड अरेंजमेंट, दैट आपका जो स्टैगर्ड अरेंजमेंट होता है, स्टैगर्ड अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल देन, is more stable than eclipsed, is more stable than eclipsed arrangement, is more stable than eclipsed arrangement। यहां पर इसका रीजन क्या बताओगे प्यारे बच्चों? देखो इसका रीजन आप ये समझो, बिल्कुल क्लियर सी बात है, ध्यान से सुनना। यहां पर ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे है। तो टेक्निकली यहां पर हो क्या रहा है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे, और ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ है। अगर आप इसको यहां पर नहीं तो यहां पर आप देखें न्यूमैन प्रोजेक्शन में, आपको क्लियरली देखने को समझ में आ जाएगा कि ये वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ही ये वाला हाइड्रोजन होगा। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से बिल्कुल आगे पीछे होंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विल रिपेल ईच अदर, इनके रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन्स,
दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक्लिप्स्ड अरेंजमेंट में हर हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन होता है, हर हाइड्रोजन के पीछे दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन होता है, यानी ये सेम प्लेन पर होते हैं, बिकॉज दे आर ऑन सेम प्लेन, बिकॉज दे आर ऑन द सेम प्लेन, बिकॉज दे आर ऑन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन पर होने की वजह से हर हाइड्रोजन पीछे वाला आगे वाले को या आगे वाला पीछे वाले को क्या करता है, रिपेल करता है। इनमें बहुत जोरदार और बहुत खतरनाक रिपल्शन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर? पक्की बात, 100% क्लियर? तो यहां पर हम लोग इसको लिख लेते हैं दैट इन एक्लिप्स्ड अरेंजमेंट, दैट इन एक्लिप्स्ड अरेंजमेंट, in eclipsed arrangement, the electron cloud of the atoms will repel each other, because they are on the same plane, because they are on the same plane, and therefore, and इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों, and therefore क्या होगा, because of more repulsion आपका मॉलिक्यूल विल फील मोर एनर्जी, और केमिस्ट्री का नियम है जहां पर मोर एनर्जी होगी वहां पर लेस स्टेबिलिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब एक्लिप्स अरेंजमेंट लेस स्टेबल है। लेकिन ऑन द अनदर हैंड अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे से अपोजिट प्लेन्स पर आ गए। अगर एक प्लेन के ऊपर है तो दूसरा प्लेन के नीचे आ गया, एक यहां पर ऊपर है तो एक यहां पर इस प्रकार से नीचे है, तो एक नीचे है एक ऊपर है, तो बहुत ज्यादा गैप आ गया इन दोनों के बीच में, देयर इज अ वेरी लॉन्ग गैप। यहां पर देखो ये यहां पर नीचे है तो ये हाइड्रोजन यहां पर ऊपर है, अगर ये हाइड्रोजन यहां पर नीचे है तो ये हाइड्रोजन यहां पर ऊपर है, मतलब आप देखो इनके बीच में देयर इज अ ह्यूज गैप। आप देखो देयर इज अ ह्यूज गैप, आप देखो देयर इज अ ह्यूज गैप। क्या चीज क्लियर हो रही है? ये आपको यहां से भी समझ में आ सकता है, न्यूलैंड प्रोजेक्शन से ज्यादा बेटर समझ में आता है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अब एक दूसरे से 180 डिग्री पर चले गए। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऊपर है तो एक नीचे है, इस वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड 180 डिग्री पर अपोजिट चले गए, और इसका क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी 180 डिग्री पर अपोजिट चले गए। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, दैट यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स will not repel, the electron clouds will not repel each other because the atoms are far away from each other, इसलिए आपको समझ में आया कि क्यों स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड को दो एक्सट्रीम एंड्स बोले गए, एक कन्फॉर्मेशन के या एक मॉलिक्यूल के दो अपोजिट कन्फॉर्मर्स या दो एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स क्यों बोलेगा, क्योंकि एक कन्फॉर्मर में सारे मॉलिक्यूल सेम प्लेन पर है तो दूसरे कन्फॉर्मर में सारे मॉलिक्यूल अपोजिट प्लेन पर है, इसलिए ये दोनों एक्सट्रीम एंड है, बाकी जो भी कुछ है वो इनके बीच का है। तो यहां पर आप देखो इसके अंदर किसी प्रकार का रिपल्शन नहीं हो रहा है स्टैगर्ड के अंदर, सो देयरफॉर बट इन staggered arrangement the atoms are far away, therefore there is a very least repulsion, hence there is a very less energy, जब रिपल्शन ही नहीं होगा तो लेस एनर्जी होगी, and hence there will be the most stability, यानी आपका एक्लिप्स अरेंजमेंट और स्टैगर्ड अरेंजमेंट में स्टैगर्ड अरेंजमेंट आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अच्छा एक छोटी चीज और ध्यान रखेंगे, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन, आपको अभी सिखाया ना मैंने टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है,
टॉर्शनल स्ट्रेन वो होता है जो आपके एक एटम को दूसरे एटम के मुकाबले रोटेट करने से थोड़ा रोकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मैंने माना कि बिल्कुल इक्वल प्लेन पर है, लेकिन घूमने में थोड़ी तो तकलीफ होगी। भाई तुमने ये बॉन्ड के आसपास ये 2 कार्बन लगा दिए और इनमें बॉन्ड है। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये घुमा लूंगा तो ये मान लो ये मार्कर आराम से घूम रहा है। ये देखो ये मार्कर आराम से घूम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हाथ में इधर मुझे फ्रिक्शन सा फील हो रहा है। मतलब इसको रोटेट करने में सामने वाले कार्बन को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, उसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। यानी अगर मैंने उतनी एनर्जी लगा दी तो मैं इस मार्कर समेत इस हाथ को घुमा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ढीला हूं और अगर मेरे में उतनी ताकत ही नहीं है कि मैं इसको घुमा पाऊं तो मेरा कन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात आपको? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्शनल स्ट्रेन will depend upon the angle of rotation, यानी आप कितना ज्यादा रोटेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। एंड दिस एंगल ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्शनल एंगल, टॉर्शनल एंगल ANGLE, टॉर्शनल एंगल। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिख लो that in ethane आपका जो टॉर्शनल स्ट्रेन है, in ethane the torsional strain is exactly 12.5 किलो जूल्स पर मोल। आपके अल्केन्स में मैंने आपको क्या सिखाया कि जनरली अल्केन में टॉर्शनल स्ट्रेन 1 से 20 किलो जूल के बीच में होता है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं इथेन की तो इथेन का 12.5 होता है। एंड दिस एनर्जी बैरियर is easily overcome at रूम टेम्परेचर। आप उसको इजीली रूम टेम्परेचर पर भी ओवरकम कर सकते हो, यानी कि इसीलिए अल्केन्स के अंदर रोटेशन इतना फ्री देखा गया है कि देखने वालों को लगता है कि ये दोनों कार्बन एटम के बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, खट घुमा लो, लेकिन हल्का सा एनर्जी गैप होता है, हल्का सा एनर्जी बैरियर होता है जो इन दोनों कार्बन एटम्स को एक दूसरे के हिसाब से रोटेट करने से रोकता है। लेकिन वो इतना कम होता है, एनर्जी बैरियर इतना कम होता है कि वो रूम टेम्परेचर पर ही अचीव हो जाता है। मतलब अभी जो अपना रूम टेम्परेचर है ना, इसमें फिलहाल में जितनी गर्मी है उतनी गर्मी से ये एनर्जी बैरियर ओवरकम हो जाता है और कार्बन एटम रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, सो विद दिस हमारा कंफर्मेशंस कंप्लीट होते हैं गाइस। अब हम लोग अल्कीन्स और अल्काइंस शुरू करेंगे, बट दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि लेक्चर की लेंथ ऑलरेडी लगभग आप मान के चलो 3.5 घंटे की हो गई, विच इज वेरी हाई। तो अब मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आज हाइड्रोकार्बन्स पार्ट 1 यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, कीप शेयरिंग, बाय बाय।